हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे गोरी के आक्रमण। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। गोरी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी है ना। तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण है मुल्तान व सिंध पर। देखिए, भारत अभियान के तहत गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। कब किया? 1175। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1175 कहां पे किया? मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 में। गोमल दर्रे से होकर डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचने का ये सबसे प्रचलित मार्ग था। ठीक है, यहां से होते हुए ये आया। आक्रमण के समय करमाथियों का शासन। अच्छा देखिए, जब इसने आक्रमण किया ना मुल्तान पर, तो इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने पढ़ाया था, तो मैंने पढ़ाया यही था कि भाई जब भारत पर आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी, तो यहाँ की परिस्थिति क्या होती है, यहाँ पे जो राज्य है वहां पे किसका किसका शासन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है कि गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तो वहां पर किसका शासन चल रहा था, आपको ये जानना है। ठीक है, तो कौन है? करमाथियों का शासन था। और कहां पर? मुल्तान पर। ठीक है, 1175 में किया। वहां पे कौन थे? करमाथी लोग थे और गौरी का आक्रमण हुआ। गौरी मुल्तान पर अधिकार करने के बाद, है ना, उच्च और निचले सिंध को भी जीत लेता है। ऊपरी और निचला जो सिंध का हिस्सा उसको भी उसने जीत लिया। तो 1175 में हमने मुल्तान और सिंध का आक्रमण देखा। इसमें आप याद क्या रखोगे? एक तो डेट 1175 और दूसरा ये कि मुल्तान पर किसका शासन था? करमाथियों का। ठीक है, और यहाँ पे गौरी की क्या होती है? विजय होती है। तो गौरी यहाँ पे क्या हुआ? विजित हुआ। ठीक है, सेकेंड है आपका अनहिलवाड़ा या नाहरवाला या पाटन। ठीक है, अनहिलवाड़ बोल लो, एक ही बात है। 1178 से 1179, 1178 से 1179 ईस्वी दक्षिणी राजपुताना होते अनहिलवाड़ पर आक्रमण किया। अब यहाँ पे कौन शासक था? यहाँ देखिए, क्वेश्चन नहीं आएगा कि अनहिलवाड़ पर, जैसे अभी मैंने बताया मुल्तान में कौन था? करमाती थे। उसी तरीके से जब उसने आक्रमण किया, गौरी ने आक्रमण किया 1178-79, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस वक्त अनहिलवाड़ में किसका शासन था? कौन था वहां का राजा? तो शासक कौन था? मूलराज सेकंड था। शासक कौन था, मतलब राजा कौन था? मूलराज सेकंड था। इस मूलराज का ना भाई था, नाम क्या था उसका? भीमदुत्ती। उसने क्या किया? अपनी साहसी माँ विधवा थी, नाम था नायिका देवी। ठीक है, आपने खूब सुना होगा, नहीं सुना है तो जानिए। भाई भीमदुत्तीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत, है ना, आबू पर्वत के निकट कायाद्रा नामक स्थान पर, कहां पर? कायाद्रा नामक स्थान पर गौरी का सामना किया। ठीक है, और गौरी की सेना जो है पराजित हो गई। यहाँ पे गौरी पराजित हुआ, और गौरी की भारत में ये पहली पराजय थी। गौरी की भारत में यह प्रथम पराजय थी। इंपॉर्टेंट। भीम ने, नाम याद रखिएगा, भीम ने उसको क्या किया? भीम ताकतवर थे और उन्होंने गौरी की बैंड बजा दी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। 1178, 1179 भीम सेकेंड, और कौन सा है? अनहिलवाड़ है। और शासक कौन है वहां के? मूलराज सेकेंड। और लड़ाई किससे हुई? भीमदुत्ती इनका भाई था और इनकी माता भी उसमें थी। ठीक है, नायिका देवी। तो ये पहली पराजय थी मोहम्मद गौरी की। 1178-79 अनहिलवाड़, पाटन। पेशावर। अब देखिए, मूलराज सेकंड से पराजित होने के बाद गौरी ने क्या किया? पराजय का मुंह देखा। माउंट आबू पर्वत है ना, ठीक है, आबू पर्वत। तो पराजित होने के बाद गौरी ने अपने आक्रमण, अब इसने क्या किया कि आक्रमण का मार्ग बदल दिया। ठीक है, क्या किया? आक्रमण का मार्ग। अब इसने क्या किया कि आक्रमण का मार्ग बदल दिया और पंजाब में मतलब पंजाब से होते हुए ये अब भारत में एंट्री करने की सोच रहा था। इसने निश्चय किया कि अब मैं पंजाब से होते हुए भारत में क्या करूंगा? एंट्री करूंगा, मतलब प्रवेश करूंगा। 1179 ईस्वी में पेशावर, जो कि पंजाब के शासक के अधीन, पेशावर पंजाब का जो शासक था उसके अधीन था। ठीक है,
उस पर इसने कर दिया अधिकार। किसने? गोरी ने 1179 में पेशावर पर अधिकार कर लिया। और पेशावर किसके अंडर में आता था? पंजाब के शासक के अंडर में ये आता था। ठीक है, 2 वर्षों के बाद, 2 साल बाद 1181 और 82 में लाहौर की ओर भी बढ़ा, लाहौर की ओर कूच किया, जहां गजनबी वंश का, फिर याद आएगा, मैं इससे पहले वाला वीडियो जो पढ़ाया है मैंने, उसमें देखिएगा कि कहां पे कौन शासन कर रहा था। अच्छी तरीके से पता है, गजनबी वंश का शासक था खुसरो शाह, भाग गया था कि नहीं पंजाब, उसी की बात हम कर रहे हैं। तो गजनबी वंश का खुसरो मलिक जो है क्या कर रहा था, यहाँ पे था लाहौर, ठीक है, में खुसरो ने युद्ध के बदले, अब ये खुसरो क्या किया, इसने युद्ध नहीं किया, इसने इसके बजाय कुछ बहुमूल्य वस्तुएं दी और एक अपने एक बेटे को, अपने एक पुत्र को क्या किया, उसने बंधक बनाकर गौरी को सौंप दिया और इस प्रकार उसने अपने प्राणों की रक्षा की और खुद को बचाया। इससे अच्छा मर ही क्यों नहीं जाता, है ना। इसने ऐसा किया, वस्तुएं दी, ठीक है, उसने अपने पुत्र को दे दिया अपने प्राण बचाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से इसने संधि समझौता किया और फिर ये बात यहां तक हो गई खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। 1181 और 82 की घटना आपने देख ली ना। मैंने बोला पेशावर, है ना, पेशावर की ओर कैसे जाता है? मूलराज द्वितीय से जब ये पराजित हो जाता है, नायिका देवी होती है मूलराज द्वितीय, मूलराज भीम द्वितीय, है ना, माउंट के पास, तो उसके बाद क्या करता है, ये पेशावर की ओर बढ़ता है, पेशावर की ओर अच्छा, अब इसने अपने आक्रमण का जो रास्ता था, मार्ग था, वो भी बदल दिया। क्यों? इसने बोला कि अब मैं मतलब इसने सोचा कि अब मैं पंजाब से ही एंट्री करूंगा, तो इसने अपने आक्रमण का मार्ग बदल दिया और पंजाब से भारत में प्रवेश किया, मतलब ऐसा निश्चय किया। 1179 में पेशावर, जो कि पंजाब के शासक के अधीन आता था, उसको जो है इसने अपने अंडर में कर लिया। तो 1179 में पेशावर, जो कि पंजाब के शासक के अधीन था, उस पर आक्रमण करके इसने कर लिया अधिकार, ठीक है। पेशावर पर इसका हो गया कब्जा। 2 साल के बाद, इस घटना के बाद, पेशावर पर कब्जा करने के बाद 2 साल के बाद 1181 और 82, 1181 और 82 ईस्वी में लाहौर की ओर बढ़ा, और जहां लाहौर की ओर बढ़ा तो गजनबी वंश का एक शासक था, उसका नाम था खुसरो मलिक। खुसरो मलिक वहां पे था, ठीक है। खुसरो मलिक ने कोई युद्ध नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने कुछ इसको बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान की और साथ ही अपने एक पुत्र को, अपने बेटे को इसको बंधक बना के सौंप दिया, अपने प्राणों की रक्षा की, ठीक है। आगे देखिए 1182 वाला जो मैं बता रही हूँ, देवल के विरुद्ध उसने कूच किया, देवल के विरुद्ध। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ देवल में कौन था, तो सुमरा शासकों ने अधीनता यहाँ के स्वीकार कर ली और देवल के विरुद्ध कूच किया और समस्त जो तटवर्ती क्षेत्र था उसको भी विजित कर लिया। तो 1182 में देवल के विरुद्ध। 1184 और 85 पे आ जाइए। 1184 और 85 देखिए, इसकी पहली पराजय तो आपको किसी भी तरीके से याद रखना ही रखना है, समझ में है, अनिलवाड़। ओके, 1184 और 85 में बात करते हैं, पुनः ये लाहौर की ओर कूच करता है, फिर से दोबारा से ये लाहौर की ओर आता है और समस्त प्रदेश को इसने क्या किया, नष्ट नाबूद कर दिया, नष्ट कर दिया। गजनी वापस लौटते समय, इस कांड को करने के बाद ये वापस गजनी लौटता है, ठीक है। वापस गजनी लौटते समय गौरी ने सियालकोट का जो दुर्ग था ना, उस पर भी अधिकार कर लिया। ना केवल अधिकार किया बल्कि उस सियालकोट के दुर्ग की रक्षा की व्यवस्था भी करने का इसने आदेश दिया और हुसैन बिन खरमेल को दुर्ग का अधिकारी बनाया। किसको? सियालकोट के दुर्ग में जो हुसैन बिन खरमेल है उसको जो है वहां का क्या बना दिया, अधिकारी नियुक्त कर दिया। किसने? गौरी ने। खुसरो मलिक अपनी राजधानी के निकट गोरियों के इस संगठन को देखा तो उसने सोचा कि मेरे लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। खुसरो ने क्या किया, अब जाके खूब आपने इतने दिन से पढ़ रहे हैं, सुना है, बार बार नाम लेती हूँ मैं, खोखर, है ना। तो उसने बेचारे ने क्या किया, खुद तो उससे कुछ हो नहीं रहा था, उसने खोखर जनजातियों से क्या किया, एक जाके ट्रीटी, एक संधि कर ली और उनकी सहायता से सियालकोट, मतलब कि इन खोखरों की सहायता से सियालकोट पर क्या कर दिया उसने, मतलब सियालकोट को जाकर घेर लिया चारों ओर से। लेकिन यह घेरा उसके लिए बहुत ही मतलब कठिन साबित हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है।
अब आगे देखिए गोरी 1186 ईस्वी। गोरी ने 1186 ईस्वी में गजनबियों के अंतिम अवशिष्ट, कौन बचा, यही खुसरो, अंतिम अवशिष्ट को भी नष्ट करने के लिए पुनः लाहौर पे आता है। इसने क्या किया, 1186 ईस्वी में गोरी ने जो गजनबी वंश के जो थोड़े बहुत छिटपुट इधर उधर बचे हुए थे मतलब लाहौर में, उनको भी नष्ट करने के लिए दोबारा से मतलब पुनः लाहौर पर ये आक्रमण करता है। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ो। जम्मू के शासक राजा चक्रदेव ने खुसरो मलिक के विरुद्ध लाहौर पर आक्रमण करने के लिए गोरी को प्रोत्साहित किया था। क्यों किया इन्होंने ऐसा, जम्मू के शासक ने? इसलिए क्योंकि खुसरो और इनमें सही नहीं बनती थी, इन दोनों में शत्रुता थी और उस शत्रुता का बदला लेने के लिए इसने गोरी का सहारा लिया। किसने? जम्मू कश्मीर के राजा ने। नाम क्या था? चक्रदेव। ठीक है, क्योंकि खुसरो और चंद्रदेव में शत्रुता थी। खुसरो बिना युद्ध किए, ये इनका काम ही है, ये बिना युद्ध किए जो है संधि कर ले रहे हैं और संधि वार्ता हो जाती है। फिर भी ये एक्चुअल में अपने महल से बाहर निकलते हैं गोरी से मिलने के लिए, और गोरी इनको क्या करता है, बंदी बनाता है और सीधा कहाँ लेके जाएगा, गर्जिस्तान के बला खान नामक स्थान पर इसे भेज दिया जाता है और कहा जाता है 1192 में इसकी हत्या करवा दी जाती है। ये इनका यहाँ पे किस्सा खत्म हो चुका है। अब यहाँ से खुसरो मलिक गए। इस प्रकार लाहौर पर गोरियों का क्या हुआ, पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण सत्ता स्थापित हो जाती है। क्लियर ना? चलो लाहौर में गोरी के सिपाही, अब देखो लाहौर पे हो गई इनकी सत्ता स्थापित गोरियों की। लाहौर में गोरी के सिपह सलार व वली कौन नियुक्त हुए? अली करमच। अली करमच को नियुक्त किया गया और न्याय प्रबंध, यानी जो न्याय प्रबंध का काम देखेगा वो कौन देखेगा? सिराजुद्दीन। ठीक है, तो न्याय प्रबंधन सिराजुद्दीन और सिपह सलार अली करमच को। ठीक है, अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से आप कुछ याद रखिए नहीं रखिए, वैसे तो सब याद रखना है आपको। एक तो आपने अनहिलवाड़ देखा, वो याद रखना है, और तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध तो आपको किसी कीमत पे याद रखना है। चंदावर का युद्ध याद रखना है। ठीक है, चलिए तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंजाब पर अधिकार के बाद गोरी के राज्य की सीमाएं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, याद रखिएगा, एग्जाम में गलती मत करिएगा। ऑप्शन में कई बार क्या रहता है, किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय रहेगा, नहीं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ध्यान से प्रश्न को करिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिल्ली और अजमेर के राजा शासक थे, तो पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से टकराने लगी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हुआ, दोनों को मतलब पृथ्वीराज को भी खतरा लगा और इसको भी लगा, तो ये एक कारण था। 1189 में गोरी ने ताबर हिंद, 1189 में गोरी ने ताबर हिंद, भटिंडा है ना, में दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा मलिक जियाउद्दीन तुर्की को वहां पर नियुक्त कर दिया। तुर्की से बोला कि तुम इसकी जिम्मेदारी लो, तुम इसकी देखरेख करना। मलिक जियाउद्दीन तुर्की वहां पर नियुक्त किया गया। राय पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज तृतीय, तो राय पिथौरा ने अपने लिए खतरा महसूस किया, है ना, कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, गोरी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए निश्चय किया और एक विशाल सेना के साथ, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक बड़ी सेना तो थी, और भी जो राजपूत शासक थे उन्होंने भी इनका इस युद्ध में, इस अभियान में पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया, और अभियान में सभी राजपूत राजाओं ने उनकी सहायता की, लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई ना। मैंने बोला कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191, पंजाब पर अधिकार करने के बाद गोरी के राज्य की सीमाएं जो थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज्य की सीमाओं से टकराने लगी। उसके बाद मैंने बोला कि 1189 में गोरी ने ताबर हिंद यानी भटिंडा पर कब्जा कर लेने के बाद वहां पे जियाउद्दीन को ये कर दिया, नियुक्त कर दिया। ठीक है, जियाउद्दीन तुर्की को। फिर राय पिथौरा और को खतरा लगा कि ये मेरे लिए भी ठीक नहीं है और सुरक्षा की दृष्टि से ये खतरा है। ठीक है, और गोरी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने निश्चित किया और एक विशाल सेना लेकर, जिसमें और भी जो राजपूत शासक थे उन्होंने इनका साथ दिया था,
तो आगे बढ़ा इस अभियान में सभी राजपूत राजाओं ने उसकी सहायता की। बात समझ में आ गई। कौन इसकी सहायता नहीं किया था? आप लोग भी जानते हैं, जयचंद। इससे दुश्मनी थी, कन्नौज का राठौर वंशीय। इसकी पुत्री का अपहरण कर लेते हैं, है ना, और इस वजह से ये काफी अपमानित होता है और इसने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का साथ नहीं दिया था। जयचंद राठौर वंश, ठीक है। चलिए, भटिंडा के निकट तराइन नामक स्थान पर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में गोरी की जीत होती है। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी हार जाते हैं, वेरी सॉरी, और पृथ्वीराज तृतीय जीतते हैं, ठीक है। युद्ध के बाद होता क्या है, पृथ्वीराज जो है भटिंडा की ओर प्रस्थान करते हैं। भटिंडा में आपको अच्छी तरीके से पता है जियाउद्दीन तुर्की है जिसको नियुक्त करता है मोहम्मद गौरी, और वो 13 महीने तक उसकी रक्षा करते हैं और फाइनली वो भी जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। कौन? जियाउद्दीन, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो 1191 में तराइन का युद्ध, रट लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीतते हैं। 1192 में, अच्छा अब सीधा बोलिए कि मैम पहली पराजय इसकी कौन सी थी? अनहिलवाड़। और ये मोहम्मद गौरी की अंतिम पराजय होगी, क्या कहते हैं, प्रथम तराइन युद्ध, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी और अंतिम पराजय। अब देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध देखते हैं हम। गोरी ने तराइन की प्रथम पराजय के बाद, देखो प्रथम जो पराजय हुई इसकी, मतलब तराइन के प्रथम युद्ध में जब ये हार जाता है तो वापस गजनी जाता है। कहा जाता है कि इसने खाना पीना भी छोड़ दिया और इसके दिमाग में यही था कि मैं हारा कैसे, क्या कमी थी, मतलब ये उस पे चिंतन मनन करते हैं और पूरे 1 वर्ष तक ये जो है कहते नहीं कि पूरी तैयारी के साथ हमें जाना है लड़ाई के लिए, ठीक है। और तराइन की प्रथम पराजय के बाद गजनी लौट गया और 1 वर्ष की तैयारी के बाद एक विशाल सेना के साथ कूच किया और 1192 ईस्वी में तराइन पहुंचा। तराइन ही क्यों पहुंचा? क्योंकि इसने ये सोच रखा था कि यहीं पर मैंने पराजय का मुंह देखा था और यहीं पर ही मैं जीतूंगा, ठीक है। और उस जगह पर पहुंचा और वहां पे इसने एक शिविर लगाया, ठीक है, और जहां 1 वर्ष पहले उसकी पराजय हुई थी लिखा ही है। और यहाँ पे युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध, है ना, और गोरी जीत जाते हैं। थोड़ा सा मैं ये चंदावर का युद्ध यहीं पे बता दूं, 1194 में हुआ था, गोरी और जयचंद के बीच में, गोरी इसमें जीत जाते हैं, ओके। अब गोरी की सेना में कौन था तराइन के दूसरे युद्ध में? और पृथ्वीराज सेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, है ना, तराइन का द्वितीय युद्ध, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरी की सेना, गोरी के 4 प्रसिद्ध सेनानी थे जो एकदम दक्ष थे ये लड़ाई, मतलब इस तरीके से युद्ध में, ठीक है। खरमेल, खारबक, इलाह एंड मुकलबा, खरमेल, खारबक, इलाह एंड मुकलबा। और इसके अलावा भी थे ताजुद्दीन, यल्दौज, कुबाचा और ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश की नींव डालेंगे, दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे इसके बाद ना, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो 4 है, उसके अलावा कौन था? ताजुद्दीन, यल्दौज, कुबाचा और ऐबक, ठीक है, ओके। पृथ्वीराज थर्ड की बात करें तो इनकी सेना का कमान किसने संभाल रखा था? गोविंद राय, खांडे राय, बदमसा रावल, ठीक है। गोविंद राय, खांडे राय और बदमसा रावल। इसमें से जब युद्ध होता है तो 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई, गोविंद राय और खांडे राय में। ये दोनों युद्ध में मारे गए। खांडे राव तो गोरी के द्वारा बहुत ही घायल हो गया था, मतलब घायल कर दिया गया था और उसके बाद इसकी मारा गया और गोविंद राय मारे गए, ठीक है। पृथ्वीराज हताश होकर घोड़े पर बैठा और वहां से भाग निकला, ठीक है। लेकिन सुरसुरी, सिरसा, हरियाणा आधुनिक, वहां पे ये पकड़ा गया और बंदी बना लिया गया, ये बात है। देखिए पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद विद्वानों ने बहुत अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें से चंद
बरदाई, पृथ्वीराज रासो लिखा है ना इन्होंने, तो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया इनके अनुसार, और शब्दवेदी बाण से बोरी की हत्या कर दी, परंतु बाद में बोरी भी मारा गया, ये इनके अनुसार। समझ में आया? शब्द भेदी बाण से उसकी हत्या कर दी गई। अब देखिए हसन निजामी ने क्या बोला है, इनकी कृति है ताजुल मासीर, ताजुल मासीर। तो इसमें ऐसा लिखा है कि पृथ्वीराज तृतीय को कुछ समय के लिए शासक बनाए रखा गया था, जब वो युद्ध में हारते उसके बाद भी उनको शासक बनाए रखा जाता है, और बाद में उसे गद्दी से हटाकर उसके पुत्र को बैठा दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, इनके अनुसार पृथ्वीराज गौरी के समय अजमेर गया, और पृथ्वीराज गौरी के समय अजमेर गया और उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु उसने विद्रोह का प्रयास किया तो उसकी हत्या कर दी गई, उसे मृत्यु दंड दे दिया गया, ऐसा बोला गया है। और पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर उसके मतलब उल्टी ओर श्री मोहम्मद शाम लिखा है, और इससे यह पता चलता है कि पृथ्वीराज ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। द्वितीय तराइन का जो युद्ध था ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, और इसने उत्तर भारत में तुर्की की जो सत्ता है उसको लगभग स्थापित निश्चित ही कर दिया। विजय के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि बनाया, और उसे कोहराम इसकी क्या होगी, राजधानी भी होगी। ठीक है, किसकी? ऐबक की। तो ऐबक के हाथों में बागडोर देके और वो वापस गजनी लौट गया। समझ आया? तो ऐबक को नियुक्त किया और गजनी लौट गया, कोहराम ऐबक का मुख्यालय था। ठीक है, मुख्यालय था। ओके, गौरी का अंतिम अभियान 1205 में, बीच में बहुत सारे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतिम जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया। झेलम और चेनाब नदियों के बीच में खोखर जनजाति थी, है ना, उससे इनका मुकाबला हुआ। खोखरों ने बड़ी वीरता से इसका मुकाबला किया, लेकिन खोखर भी पराजित हो जाते हैं। ठीक है, खोखरों के दमन के बाद गौरी लाहौर पहुंचा, फिर से लाहौर पहुंचा, और वहां व्यवस्था स्थापित करके और ऐबक को बोला, ऐबक को अनुमति दिया कि तुम अब दिल्ली जाओ। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसको मतलब बोला कि आप जो है दिल्ली जाओ, और खुद जो है गजनी की ओर प्रस्थान किया। जब गजनी वापस लौट रहा था, मार्ग में इसने शिविर लगाया कुछ दिनों के लिए, और कहा जाता है कि 15 मार्च 1206 ईस्वी का दिन था, और उस दिन ये शाम की मतलब संध्याकालीन जो नमाज होती है उसको अदा कर रहा था, और शिविर में कुछ लोग घुस जाते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। तो 15 मार्च 1206 को इनका अंत हो गया, मोहम्मद गौरी का। तो ये हमने मोहम्मद गौरी के आक्रमण को भी पढ़ लिया, और आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।